तेल को फिर से बहने दो। इन्हीं शब्दों के साथ 14 जून की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच डील होने का ऐलान किया। 100 दिन से ज्यादा समय से चल रही जंग आखिरकार खत्म हो गई। दोनों देशों में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। आइडियल वर्ल्ड में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, तेल गैस फिर से एक्सपोर्ट हो सकेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ईरान को उसके जब्त पैसे मिल जाएंगे और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए इन सभी मुद्दों पर अब भी कशमकश जारी है। क्या हॉर्मुज़ का रास्ता खुलने के बाद टोल फ्री रहेगा? क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की शर्तें मानेगा? क्या ट्रंप का ये बर्थडे सरप्राइज इजराइल को मंजूर होगा या फिर ये डील बनने से पहले ही बिखर जाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता अग्रवाल और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा मिला, ईरान के साथ पीस डील। ऐसी डील जिसका सिर्फ ट्रंप ने दावा नहीं किया बल्कि ईरान ने कंफर्मेशन भी दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे पहले एक्स पर एक पोस्ट करके डील का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, लंबी बातचीत के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सहमति बन गई है। दोनों देश हर मोर्चे पर जंग को तुरंत रोक रहे हैं। डील पर दस्तखत 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होंगे। हम दोनों देशों में बात कराने की कोशिश के लिए कतर को धन्यवाद कहते हैं। इस पूरे हफ्ते डील के अलग अलग पहलुओं पर बात होगी। इसी के आधार पर अगले 60 दिन में फाइनल डील पर बातचीत के लिए टेक्निकल टीम भी तैयार की जाएगी। शहबाज के ऐलान के कुछ ही देर बाद अमेरिका और ईरान ने भी डील होने की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ डील फाइनल हो गई है, सभी को मुबारकबाद। मैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की इजाजत देता हूं। दुनिया के सभी जहाज अपने इंजन चालू कर लें, तेल को फिर से बहने दो। लेकिन इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट करके ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ तुरंत नहीं बल्कि 19 जून को दस्तखत होने के बाद खुलेगा, ताकि ईरान वहां बिछी बारूदी सुरंगों को हटा सके। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी सभी मोर्चों पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने अमेरिका के साथ MOU को ईरान की मिलिट्री अचीवमेंट बताया। जैसा कि हम आपको पुराने एपिसोड्स में भी बता चुके हैं, ये डील अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील नहीं है। 19 जून से लेकर अगले 2 महीने के अंदर यानी मोटा माटी 19 अगस्त से पहले दोनों देशों को फाइनल डील करनी होगी। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर फ्रोजन एसेट्स और बाकी तमाम मुद्दों पर सहमति होगी। इसलिए अभी वाली डील को MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। अब इस MOU में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका की तरफ से तो अब तक MOU की शर्तें साफ नहीं की गई हैं, लेकिन ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ये 14 पॉइंट का पीस प्लान होगा, यानी 14 पॉइंट की डील हुई है। इसके मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग तुरंत और पूरी तरह से खत्म होगी। अमेरिका ये वादा करेगा कि वो ईरान के अंदरूनी मुद्दों में दखल नहीं देगा, वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा। MOU साइन होने के 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड खत्म होगा। अमेरिका अपनी सेना को वहां से हटाएगा। अगले 30 दिन के अंदर ईरानी व्यवस्था के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना होगा। यहाँ ईरानी व्यवस्था सबसे अहम शब्द है, इसलिए इसे याद रखिएगा, इस पर फिर से लौटेंगे। अगली शर्त है कि ईरान के तेल और दूसरे उत्पादों के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाया जाएगा। अमेरिका और उसके साथी देश मिलकर ईरान के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान पेश करेंगे। इसमें कम से कम 300 अरब डॉलर का हिसाब किताब होगा। ये जंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगा। 60 दिन के अंदर फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर अमेरिका के प्रतिबंध और बाकी सभी मुद्दे शामिल होंगे। ये यूएनएससी रेजोल्यूशन और एटॉमिक एजेंसी IAEA के प्रस्तावों के तहत होगा।
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार न बनाने का वादा करेगा। 60 दिन के नेगोशिएशन पीरियड में अमेरिका मिडिल ईस्ट में ना तो कोई अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा और ना ही ईरान पर कोई पाबंदी लगाएगा। इन 60 दिनों में ईरान के 24 अरब डॉलर के ब्लॉक फंड रिलीज किए जाएंगे। इनमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले रिलीज होंगे। यहाँ ईरान के फ्रोजन एसेट्स की बात हो रही है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। डील ठीक से लागू हो रही है, इसे मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। अंतिम समझौते को UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत मंजूरी दी जाएगी। जब तक ईरान के रुके हुए फंड का आधा हिस्सा जारी नहीं किया जाता, तेल पर लगी पाबंदियां हटाई नहीं जाती और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी खत्म नहीं की जाती, तब तक फाइनल बातचीत शुरू नहीं होगी। अंतिम समझौते में सिर्फ एनरिच यूरेनियम, पाबंदियों में ढील और ईरान को फिर से खड़ा करने पर ही बात होगी। अब लौटते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की शर्तों के तहत खोला जाएगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने लगातार कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बदले इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। इसके लिए ईरान के हुक्मरान ओमान के नेताओं के साथ भी कई बार बैठक कर चुके हैं। असल में हॉर्मुज का रास्ता ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है। आपको पता ही है कि जंग से पहले तक इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरते थे। इसी वजह से ईरान ओमान के साथ मिलकर टोल वसूलने की बात कर रहा है। ईरान की ही एक और एजेंसी फार्स न्यूज ने बताया कि हॉर्मुज से टोल वसूलने का क्लॉज बातचीत के आखिरी स्तर पर ही जोड़ा गया था। इसके मुताबिक 19 जून के बाद अगले 60 दिन तक जहाज बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के हॉर्मुज से आ जा सकेंगे। लेकिन जैसे ही 60 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो जाती है, ईरान और ओमान हॉर्मुज में फीस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ईरान के दावे के इतर ट्रंप ने हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने का दावा किया है। 14 जून को ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से फोन पर बात करी। उन्होंने बताया कि डील के तहत ईरान ये सुनिश्चित करेगा कि हॉर्मुज का रास्ता हमेशा टोल फ्री रहे। अमेरिका ये मॉनिटर करेगा कि डील में तय हुई सभी बातों का ठीक से पालन किया जा रहा है। यानी ईरान और ट्रंप दोनों अलग अलग दावे कर रहे हैं। MOU में क्या लिखा है, ये बात तो 19 जून को ही सामने आएगी। अगर हॉर्मुज टोल फ्री रहा तो स्थिति जंग से पहले जैसी हो जाएगी। कुछ समय लगेगा लेकिन फिर हो जाएगी। लेकिन अगर ईरान और ओमान के टोल वसूलने की बात सही निकली तो हॉर्मुज में स्थिति जंग से पहले की तुलना में और खराब मानी जाएगी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे फ्रोजन एसेट्स पर। मेहर न्यूज एजेंसी की माने तो MOU में एक शर्त यह भी है कि अमेरिका ईरान के फ्रोजन एसेट्स यानी वो पैसा जो ईरान का है लेकिन जिस तक उसकी पहुंच नहीं है, उन्हें रिलीज करेगा। ईरान ने अमेरिका से 24 अरब डॉलर यानी करीब 2,29,000 करोड़ रुपए के फ्रोजन एसेट्स की मांग की है। उसकी शर्त है कि जैसे ही समझौते का ऐलान होता है, उसे तुरंत आधे पैसे यानी 12 अरब डॉलर मिल जाएं और बाकी के 12 अरब डॉलर अगले 60 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएं। फ्रोजन एसेट्स क्या होते हैं, ये भी समझ लीजिए। हर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जमा करता है। इससे तेल खरीदा जाता है, विदेशी कर्ज चुकाया जाता है और अपनी करेंसी को स्थिर रखा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर इस पूरे सिस्टम पर हावी है, जो अमेरिका को आर्थिक ताकत और कंट्रोल देता है। डॉलर में होने वाला कोई भी लेन देन अमेरिकी सिस्टम से होकर गुजरता है। दुनिया के बड़े बैंक डॉलर के लेन देन के लिए अमेरिकी बैंकों से जुड़े रहते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की शाखा ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल OFAC किसी भी देश या बैंक को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल सकती है। इसके बाद दुनिया के बाकी बैंक उस देश से कारोबार बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अमेरिकी सिस्टम से बाहर होने का डर रहता है। यानी पैसा जब्त नहीं होता, मालिकाना हक वही रहता है, लेकिन पैसे के आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। इसी को फ्रोजन एसेट्स कहते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आने के बाद से उसके पैसे फ्रीज होने का सिलसिला शुरू हुआ था। बराक ओबामा के समय जब अमेरिका और ईरान में डील हुई थी, तब कुछ पैसे रिलीज किए गए थे। इसी डील को JCPOA भी कहा जाता है। लेकिन फिर 2018 में ट्रंप ने डील रद्द कर दी और पैसे फ्रीज होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इसी फ्रोजन एसेट्स में से ईरान अब 24 अरब डॉलर मांग रहा है। लेकिन CNN की माने तो अमेरिका ने ईरान को फिलहाल ये पैसे देने से इनकार कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान ने फ्रोजन एसेट्स को लेकर जो दावा किया है वो गलत है।
उसके पैसे तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक ईरान डील की बाकी शर्तों को अच्छे से लागू नहीं करता। यानी इस मुद्दे पर भी असमंजस बना हुआ है। ट्रंप लगातार दावा करते आ रहे हैं कि वो ईरान के साथ जो डील करेंगे वो ओबामा वाली डील से बेहतर होगी। 2015 में राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में जब डील हुई थी तब अमेरिका ने ईरान के लगभग 30 से 32 अरब डॉलर रिलीज किए थे। उस वक्त ट्रंप ने इसकी काफी आलोचना की थी। उन्होंने 2018 में समझौते को ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये एक तरफा है, ईरान के पक्ष में है। ऐसे में ट्रंप के सामने चुनौती है कि उन्हें ओबामा से बेहतर डील पेश करनी होगी। क्या वो ये कर पाएंगे? क्या वो वाकई ईरान के पैसे रिलीज करेंगे? जानकारों से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इजराइल में भी अपनी राजनीति चल रही है, क्योंकि इजराइल में अक्टूबर के आसपास इलेक्शनों की संभावना है और इस एग्रीमेंट के कारण इजराइल में नेतन्याहू की बहुत निंदा की जा रही है और ख़ास करके उनके जो ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह ये हुआ कि आपकी ट्रंप साहब के साथ इतनी दोस्ती थी, आप तो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी का चैंपियन मानते थे और इस एग्रीमेंट के कारण इजराइल की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं, उनके भी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, वहाँ भी मिड टर्म इलेक्शंस आ रही हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हो। उन्होंने जब ये इलेक्शन का कैंपेन लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं नो वॉर प्रेसिडेंट हूँ, नो न्यू वॉर्स, नो फॉरएवर वॉर्स। और मैं समझता हूँ कि आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे एक कश्मकश ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि अगर ट्रंप साहब चाहें तो वो अपनी मर्जी इम्पोज कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल चाहे कुछ भी कहें उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर या उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन एक सत्य है कि इजराइल अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंस जो इजराइल की है वो पिछले 2 साल में और भी बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी हद तक यूरोपियन देशों ने और देशों ने इजराइल को आइसोलेट कर दिया है, जिस तरह से इजराइल का बिहेवियर रहा है गाज़ा में या लुबनान में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रंप के लिए टेस्ट है कि एग्रीमेंट उन्होंने ईरान के साथ तो फाइनलाइज कर लिया, क्या ये अब इंश्योर कर सकते हैं कि इजराइल इसको चौपट ना करे। अब आखिर में बात उस मुद्दे की जो इस पूरे फसाद की जड़ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 20 साल के लिए रोक दे, लेकिन अब तक ईरान इसके लिए राजी नहीं था। फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फाइनल डील नहीं हुई है। एमओयू में लिखा है कि अगले 60 दिन के अंदर इस मुद्दे पर भी फैसला लिया जाएगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर ईरान के पास मौजूद लगभग 12 टन एनरिच्ड यूरेनियम का फैसला करेंगे। उनके मुताबिक इस यूरेनियम को निकाला जाएगा, इसकी एनरिचमेंट क्षमता कम की जाएगी और फिर इसे देश से बाहर ले जाया जाएगा। कहां, ये उन्होंने नहीं बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समझौते की कड़ी निगरानी करेगा ताकि ईरान गुप्त तरह से अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से ना शुरू कर दे। तो ये थे एमओयू के 3 सबसे बड़े अनरिजॉल्व मुद्दे। अब ट्रंप का ये बयान सुनिए जो उन्होंने जंग शुरू होने के 2 दिन बाद 2 मार्च को दिया था। हमारे लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। हम न सिर्फ उनकी मौजूदा मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि नई मिसाइलें बनाने की उनकी क्षमता को भी खत्म कर रहे हैं। दूसरा, हम उनकी नौसेना को तबाह कर रहे हैं। तीसरा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर देश कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। और आखिर में हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन एक्टिव आतंकवादी संगठनों और सशस्त्र समूहों को हथियार, पैसा और निर्देश देना जारी न रख सके। ट्रंप ने साफ कहा था कि वो ईरान की मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप्स के लिए उसकी मदद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। फिर जंग के 100 दिन बाद इस वादे का क्या हुआ? 21 मई को छपी एक रिपोर्ट में CNN ने बताया था कि सीज फायर के दौरान ईरान ने तेजी से अपनी मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। आपको याद दिला दें कि 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच पहली बार सीज फायर की घोषणा हुई थी। तब से मोटा माटी जंग रुकी ही हुई है। एक आध बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया है, लेकिन फिर वापस से सीज फायर लागू हो गया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को हुए नुकसान की भरपाई कर लेगा। इसके अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास या हूती विद्रोहियों का भी साथ छोड़ने को लेकर कोई वादा नहीं किया है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद 2 मार्च को हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो गया था। तब से वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन्स मार रहा है। इजराइल भी पीछे नहीं है, वो लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। उधर हूती विद्रोहियों ने भी कई बार लाल सागर में हमले की धमकी दी है। अब अमेरिका और ईरान के MOU में लिखा है कि सीज फायर लेबनान समेत हर मोर्चे पर लागू होगा, यानी लेबनान हिजबुल्लाह के फ्रंट पर भी जंग फिलहाल रुक जाएगी। लेकिन इसमें ईरान के हिजबुल्लाह या हूती विद्रोहियों से रिश्तों को लेकर कोई बात नहीं की गई है, यानी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप को उसके समर्थन के मुद्दे को एजेंडा से पूरी तरह हटा दिया गया है। लेकिन ये ईरान का पक्ष है। अमेरिका ने अभी तक MOU की शर्तों की डिटेल नहीं दी है। अब बात जंग के तीसरे और सबसे सेंसिटिव पक्ष की, यानी इजराइल। इजराइल ने अमेरिका ईरान की डील को खारिज कर दिया है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गिवर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई कोई भी डील इजराइल पर लागू नहीं होगी। इजराइल एक आज़ाद देश है, वो इस डील में अमेरिका के साथ शामिल नहीं होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात ट्रंप को बता दी है। साथ ही उन्होंने लेबनान पर ईरान की शर्त मानने से भी इनकार कर दिया है। ट्रंप ने अब तक डील पर इजराइल के रुख पर कोई बयान नहीं दिया है। 14 जून को न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ईरान के साथ डील कर ली। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो जाता तो इजराइल 2 घंटे भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तो क्या ट्रंप इजराइल को समझौता मानने के लिए तैयार कर पाएंगे या MOU साइन होने से पहले ही डील टूट जाएगी? अभी तक हमने जो एक ईरानियन न्यूज़ एजेंसी का टेक्स्ट देखा है MOU का, मैं समझता हूं कि जब तक मैं एक म्यूचुअली एग्रीड डॉक्यूमेंट ना देखूं तो मैं उसको इतनी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर हम मान के चलें जो मेहर न्यूज़ एजेंसी ने कहा है वो सही है, तो मैं समझता हूं कि उसको ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि ईरान इस समय बिल्कुल भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता। उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव है कि 2 बार नेगोशिएशन चल रही थी और उसके बीच बॉम्बिंग शुरू हो गई। उनको ये भी याद है कि 2 साल लगाकर उन्होंने ओबामा के साथ JCPOA एग्रीमेंट साइन किया, न्यूक्लियर डील साइन की, और ट्रंप साहब ने आकर उसको फाड़ दिया। वो एक समझ लीजिए गुड फेथ, जैसे हम कहते हैं रियल एस्टेट में प्रॉपर एक बयाना दे रहे हैं, मांग रहे हैं, एक टोकन मनी मांग रहे हैं कि पहले आप अपना गुड फेथ शो करिए, फिर बात आगे बढ़ेगी। और ट्रंप साहब की एक खासियत है कि वो 2 म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें बड़े आराम से कह लेते हैं। तो उनको कुछ भी इस चीज़ में इस बात में दिक्कत नहीं होती कि कल मैंने ये कहा, आज मैं ये कह रहा हूँ, दोनों विपरीत हैं। लेकिन और शायद कोई भी दुनिया का लीडर ये ना कर पाए कि 40 बार उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ये ईरान के साथ एग्रीमेंट होने वाला है, 40वीं बार शायद सही निकला, लेकिन 39 बार तो वो लोगों को कहते रहे। सो ट्रंप साहब पहले उन्होंने कुछ कहा, ओबामा साहब का बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया कि आपने कैश रिलीज कर दिया, हालांकि वो ईरान का ही कैश था, लेकिन उन्होंने एक इलेक्शन में भी उसको मुद्दा बनाया। आज वो उसके विपरीत जा रहे हैं, कर सकते हैं। ट्रंप ने एक और चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते तक पहुंचने में विफल रहता है तो अमेरिका 2 में से एक रास्ता अपना सकता है। पहला रास्ता तो ये है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू कर दे। लेकिन ट्रंप ने एक और बहुत ही अटपटा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट का गार्जियन घोषित कर देगा। यहाँ मौजूद देशों की रक्षा के बदले पूरे इलाके की कुल कमाई का 20% हिस्सा अमेरिका को मिलेगा। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट के देश ऐसे किसी अजीब से समझौते के लिए राजी होंगे? क्या ऐसा करने की नौबत भी आएगी? हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम और इजराइल तक अमेरिका के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या हॉर्मुज वापस से पूरी तरह खुल पाएगा?
क्या ट्रंप इजराइल को डील मानने पर राजी कर पाएंगे? और क्या इतनी सारी असहमतियों के बीच अगले 60 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो पाएगी? एक्सपर्ट्स को सुनिए। जंग का तो इस समय अमेरिका में कोई एपिटाइट नहीं है। अमेरिका ने ये ईरान की शर्तें जो मानी हैं, इससे एक ही मतलब निकलता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाली हैं और जंग चल रही है। ना ही वो चाहेंगे कि उनकी लास्ट 2 साल जो प्रेसिडेंसी के बचे हैं उसमें इस तरह की जंग चले जिसमें जीतने की संभावना कम है। अगर तो उनको क्विक एंड इजी विक्ट्री मिल जाती, जैसे वेनेजुएला में हो गया, तो और बात थी। लेकिन ईरान ने एक दिखा दिया कि वो उस तरह से नहीं चलेगा। और इस कारण मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशंस चलेंगी। बहुत सारे जटिल मसले हैं। न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, उसकी क्या इंस्पेक्शंस होंगी, क्या रिजीम रहेगा, किस तरह से डाइल्यूट किया जाएगा जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको ईरान में ही डाइल्यूट किया जाएगा या कहीं बाहर ले जाकर किया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स करेंगे या अमेरिकन करेंगे, वो सारी चीज़ों पर अभी बातें होनी हैं। और सैंक्शंस को उठाने का, उसमें यूएन की सैंक्शंस भी हैं, अमेरिका की सैंक्शंस भी हैं। अमेरिका की कुछ एक सैंक्शंस हैं जो कांग्रेस ने इम्पोज की थी, उनको कांग्रेस ही हटा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले अभी हल होने वाले हैं। 60 दिन में ये हल हो जाएं काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 60 दिन के बाद जंग शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो एक्सटेंशन हो जाएगी। चलिए 1 महीना और, 1 महीना और इस तरह से बातचीत चलती रहेगी। चाहे इसको आप कोल्ड वॉर समझें या कोल्ड पीस समझें। ईरान ने अभी तक यही इंडिकेट किया है कि वो होर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे। अब उसमें वो कुछ टोल लगाते हैं, मैनेजमेंट फीस लगाते हैं, क्या करते हैं, ये क्लियर नहीं है। मैं समझता हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है कि एक देश यूनिलैटरली बोले कि मैं इसके ऊपर फीस लगा रहा हूं, क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी में अशोर्ड है। तो अगर आज ईरान ऐसे कर पाएगा तो एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा कि कल को मोरक्को बोले मैं जिब्राल्टर को कंट्रोल करता हूं, तुर्की बोले मैं बॉस्फोरस को कंट्रोल करता हूं, सिंगापुर या इंडोनेशिया बोले मैं मलक्का को कंट्रोल करता हूं। तो ये दुनिया में कई ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, जिनकी एक बहुत ही अहम एक रोल है उनका फ्री ग्लोबल ट्रेड में। तो मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी देश इस तरह का टोल ना इम्पोज कर पाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत भी बोले कि ये मसले जो हैं मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेट, इंटरनेशनल वाटरवे पर, ये यूएन फ्रेमवर्क में ही रिजॉल्व हों तो बेहतर है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर 14 जून को स्लोवाकिया पहुंच गए। 1998 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद वहां पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। 15 जून को पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। इसके बाद वो स्लोवाकिया के प्रमुख बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे दोनों देशों के संबंधों में तेजी आएगी। इससे पहले पीएम मोदी 13-14 जून को फ्रांस में थे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की और भारत इनोवेट्स नाम के इवेंट में हिस्सा लिया। अब 16 जून को पीएम मोदी वापस फ्रांस जाएंगे, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी। G7 समिट के बाद पीएम मोदी 18 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस में वीवा टेक नाम के इवेंट में हिस्सा लेंगे। ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। अगली खबर, ब्रिटेन की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने जा रही है। साथ ही गेमिंग साइट्स में लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत पर भी पाबंदी लगाई जाएगी।
यूके के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा बदलाव है। स्टारमर ने कहा कि सरकार फिलहाल इससे जुड़े कानून पर काम कर रही है, ये अगले साल तक लागू हो सकता है। स्टारमर के मुताबिक सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रात में डिजिटल कर्फ्यू लगाने और कंटेंट स्क्रॉल करने पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां 16 और 17 साल के बच्चों के लिए डिफॉल्ट रूप से लागू होगी। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पहले से इस तरह के बैन लागू हैं। इसके अलावा यूरोप के कई अन्य देश भी इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। भारत में भी ऐसी मांगें उठ रही हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।